नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। 31 जुलाई यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख। लेकिन घबराइए नहीं, आईटीआर फाइल करना कोई भारी भरकम काम नहीं है। हम है ना आपके साथ। आज हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पूरी ABCD समझाएंगे। नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों को आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने के टिप्स भी देंगे। साथ ही बताएंगे कि इनकम टैक्स विभाग का नौकरी पेशा लोगों के आईटी रिटर्न की स्क्रूटनी का मतलब क्या है। क्या वाकई में अगर आपने अब फर्जी गुणा भाग किया तो फिर आईटी विभाग पकड़ लेगा उसको? उसका मतलब क्या है? कई बार हम आईटीआर फाइल करते हुए बहुत सारी लापरवाहियां कर देते हैं। सही समय पर आईटीआर की जो कभी कभी हमें मेल्स आ जाती हैं पूछताछ से जुड़ी हुई, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है। आईटीआर फाइलिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ताकि बाद में और कोई परेशानी ना आए। इन तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन इस बार आईटीआर फाइलिंग पर सरकार की पैनी नजर होगी। खासकर सैलरीड यानी नौकरी पेशा लोगों की ओर से टैक्स बचाने के लिए अपनाए जाने वाले फर्जी तरीके को आयकर विभाग स्क्रूटनी करेगा। कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लेते हैं। इनमें हाउस रेंट से जुड़ी रसीद और होम लोन के अगेंस्ट एक्स्ट्रा क्लेम्स के बारे में झूठे दावे शामिल होते हैं। लेकिन यह चालाकी किसी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। पहले होता था कि लोग फर्जी रसीदें लगाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकते थे, लेकिन अब आयकर विभाग आईटीआर की जांच के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर का सहारा ले रहा है जिससे फर्जी डॉक्यूमेंट्स को पकड़ना आसान होगा। आयकर विभाग की माने तो कुछ लोग अपना घर होने के बावजूद भी रेंट स्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टैक्स बचाने का एक गलत तरीका है। अगर किसी का डेटा कंप्यूटर जांच के दौरान सही नहीं पाया गया तो आयकर विभाग उसे नोटिस भेज सकता है। मतलब फर्जी रेंट स्लिप लगाने वालों की मुसिन की मदद करने वालों पर भी गाज गिर सकती है। इसलिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को आईटीआर भरते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और केवल सही दावे ही करने में भलाई है। वहीं एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जैसे छूट का लोग बेजा फायदा उठाते रहे हैं। लोग 2 से 3% के कमीशन पर एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देकर टैक्स छूट लेते रहे हैं। ऐसा करने वालों पर भी सरकार सख्त हो गई है। अब आईटीआर भरने की बात करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर जाकर AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26AS जरूर चेक करें। AIS में आपके पूरे साल के पैसे के लेन देन का हिसाब होता है। जो भी लेन देन बैंकों के जरिए हुआ होगा और जहां आपका पैन नंबर गया होगा, वो सब कुछ AIS पर दर्ज होता है। अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें। यहाँ ITR फॉर्म 1 को चुनना होगा। ITR भरने पर कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो अभी भुगतान करें और बाद में भुगतान करें का विकल्प चुनें। अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको आईटीआर वेरीफाई करना होगा। इस तरह आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी आईटीआर रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो 31 जुलाई का इंतजार करने से अच्छा है भरने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, ख्याल रखें, गलत जानकारी कतई न भरें, वरना परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद जैन साहब हैं, सीए हैं और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। जैन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुनील गर्ग सर, आप भी सीए हैं और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर। जैन सर, शुरुआत आपसे ही। फाइलिंग की डेट, अंतिम जो तारीख है वो एकदम नजदीक आ रही है। जिन्होंने भर दिया है उनके मन में भी कई सवाल होंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उनके पास जिन्होंने अभी तक अपना आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। कुछ बातें जो इस साल चेंज हुई हैं उन पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन बतौर एक आम नागरिक क्या सलाह देंगे सर? बहुत बुनियादी चीजें जो ध्यान रखनी है, सिर्फ नाम, पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन,
सिर्फ यहीं तक सीमित रहना है अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर, या कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है सर? देखिए, 31 जुलाई लास्ट डेट है टैक्स की फॉर्म भरने की, और आज की डेट में इनकम टैक्स के अंदर जिस व्यक्ति की भी टैक्सेबल इनकम है उसकी ये जिम्मेवारी है वो अपनी रिटर्न भरे, क्योंकि अब ये रिटर्न बाय एंड लार्ज ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब रिटर्न भरते समय अपने सभी पर्टिकुलर्स बहुत ध्यान से भरें और करेक्टली भरें। जैसे आपने अभी बताया कि उसमें नेम, एड्रेस, आपका रेजिडेंट स्टेटस, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल फ़ोन नंबर, वो बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि आज की डेट में आपको कोई लेटर बाय पोस्ट नहीं आएगा। जो भी आपके पास आएगा वो सारा आपको ईमेल या आपके एसएमएस के थ्रू वर्किंग होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्यूटराइजेशन किया है, पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन डालता है और आपको एक रियल टाइम अलर्ट देता है और एक ईमेल भी भेज देता है। तो ये बेसिक जो पर्टिकुलर्स हैं वो ज़रूर भरिए ताकि वो करेक्ट आ जाए। साथ के साथ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी बहुत करेक्ट ठीक तरह से भरिए, क्योंकि उसमें आपका रिफंड अगर आएगा तो उसी अकाउंट के अंदर आएगा और आपकी जो वेरिफिकेशन होगी ट्रांजैक्शन की वो भी उस बैंक अकाउंट की डिटेल में होगी। इनकम टैक्स का लाज मैंडेट करता है कि आप अपने सभी बैंकों की जो भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल भरें। साथ के साथ जब इनकम कंप्यूट करने लगते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि अब ऑनलाइन फॉर्म है और जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम और डिटेल्स दी हुई हैं, जो आपकी सैलरी की इनकम है, उसके कितने पर्क्स मिले हैं, क्या डिटेल आई है, आपको कौन सी एग्जम्प्ट इनकम मिली है, आपको कितनी इनकम इंटरेस्ट की आई है बैंक से, आपकी कोई निवेश किया तो उसमें डिविडेंड कितना आया है, कोई कैपिटल गेन आपने शेयर परचेज सेल किए तो कितना आया है, कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है उससे कितना आया है, कोई आपने बैंक का लोन लिया है प्रॉपर्टी के लिए उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी है। बहुत ध्यान से करिए। और इन सब बातों को जब आप करते हैं तो आप अपना बैंक का अकाउंट 1/4/22 से लेकर 31 मार्च 23 तक बहुत ध्यान से डेबिट एंड क्रेडिट को वेरीफाई करिए। बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हमारे ध्यान में नहीं होती है, जो मिस आउट हो जाती हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज की डेट में स्क्रूटनी के टाइम पे उसे पकड़ लेता है और फिर आपको दिक्कत आती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस आज की डेट में आर्टिफिशियल होती है और बैंक का डाटा सारा इनकम टैक्स से शेयर होता है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स आज की डेट में आपको 26 ईयर और एटीएस भी देता है, जो एनुअल इन्फॉर्मेशन आपको सर्विस आता है वो डाटा भी आपको सारा मिलता है। उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो कोशिश कीजिए कि वो ट्रांजैक्शन सारी आपके रिटर्न में एक्सप्लेन हो जाएं। किसी वजह से उसमें वेरिएशन है तो उसकी डिटेल दीजिए कि भाई ये वेरिएशन क्यों आ रही है, ये क्या वेरिएशन अपनी लगा दीजिए। अगर एक साथ के साथ एक और ध्यान रखना है कि जब आप रिटर्न भरते हैं तो कभी कभी मन ये करता है कि कुछ ऐसी एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम कर ली जाएं जो लगता है कि हमें मिल जाएंगी या शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें क्रॉस वेरिफिकेशन में लगी हुई हैं। स्पेसिफिकली इस पे आऊंगा सर, मैं स्पेसिफिकली इस पे आऊंगा, क्योंकि आज के शो में हमको इस पे बहुत अलग से बात करनी है। आपने बड़ा अच्छा किया, इसको छेड़ दिया, इसका जिक्र कर दिया। मैं अलग से इस पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि छोटा मोटा हम टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ भी अगर हम फाइल कर देंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे या उनको नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बार स्पेशल प्रावधान भी किए गए हैं और जैसा सर बता रहे हैं कि एआई के हाथों अब सब कुछ है, उस पर भी अब आपको ध्यान रखना होगा। अलग से करेंगे इस पे बात, लेकिन फिलहाल सुनील गर्ग सर के पास चलते हैं। सुनील गर्ग सर, आपके पास आऊंगा मैं, और उन लोगों के लिए मैं आपकी सलाह जरा समझना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि हमें क्या मतलब टैक्स फाइल करने से, इनकम टैक्स फाइल करने से, हमारी तो साहब ना इनकम है ना हमारी उतनी, वो खुद से मान के चलते हैं कि हमको तो टैक्स फाइल करना ही नहीं है, ये तो सब बड़े लोगों का खेल है, जिनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उन्हीं को करना है, ये हमको तो नहीं करना। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है और ये कैजुअल अप्रोच खत्म करनी पड़ेगी। जहाँ तक सवाल है इनकम का, आपकी इनकम है या नहीं है, आजकल जो AIS का सिस्टम आ गया, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और उसमें टैक्स की TDS की जो डिडक्शंस आपने क्लेम जो आपको मिला है, टैक्स घाटा है, उसकी डिटेल सारी आती है, तो आपको टैक्स रिटर्न तो आपको भरनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो लोग कहते हैं हमारी इनकम नहीं है, लेकिन सरकार ने एक और नया डाल दिया था सिस्टम कि अगर आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, मान लीजिए फॉरेन यात्रा पर, विदेश यात्रा पर, और आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए है, या सबसे बड़ी बात है आपका कोई फॉरेन असेट्स है, आपके पास पे चाहे इनकम है या नहीं है,
तब भी आपको रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। तो आयकर विभाग ने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को आप ट्रैप करने की कोशिश की है कि अगर आप खर्चा कर रहे हैं और मिसमैच कर रहे हैं, आपके खर्चा ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड से बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आपने इतना खर्चा किया तो इनकम कहाँ से आई आपके पास में। अगर वो मिसमैच है, और जैसे भी जैन साहब ने बताया कि आजकल AIS में सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ भी आपका पैन जाता है। और एक बात याद रखिए दीपक जी, लोगों को शायद ये भूल जाते हैं कि आपके सारे खाते बैंक से पैन, आधार और बैंक अकाउंट सारे कनेक्टेड है आपस में। आपके पैन पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप कैश निकालते हैं, कैश जमा करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वो सारी की सारी ही रिकॉर्डेड होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, उससे वो निकाल लेते हैं कि अल्टीमेटली इतना खर्चा है तो आपकी इनकम तो होगी ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने गलती की और आप पकड़े गए तो फिर पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। आपके टैक्स के रेट 30% नहीं लगता, 78% जाके वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आजकल रिटर्न भरना बड़ा टेक्निकल बात है। और जो अभी जैन साहब ने बात कही थी डिडक्शंस को लेके, और दूसरा फॉर्म को चुनना, आपको ITR 1 जाना है, ITR 2 जाना है, यही आपको देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारा तो ITR 1 चला जाएगा। ऐसा नहीं है जी, फ्यूचर ऑप्शन की इनकम ITR 3 में जाती है, क्योंकि वो बिजनेस इनकम है। इसी तरह से अगर आपकी 50 लाख ज़्यादा इनकम है तो आपको फॉर्म 2 चुनना पड़ेगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और सोच समझ के रिटर्न फाइल करनी है। ये आपने बहुत सही बात कही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है AI का इस्तेमाल। और देखिए AI किससे फलता फूलता है, उसको मजा किस में आता है? उसको मजा आता है डेटा में। जितना ज्यादा डेटा होगा, AI उसको उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा आपका चिट्ठा सारा का सारा। और ये डेटा कहां से आ रहा है? बात बात पे TDS, TCS, कहीं नहीं बच रहा कोई आदमी। ये सारा का सारा डेटा जमा हो रहा है वहां पे, और GST भी है। सारी चीजें, हर चीज एकदम AI के पास जब आती हैं तो उसका पूरा एनालिसिस करके वो IT डिपार्टमेंट को दे देता है। और जब कोई भी उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम नजर आता है तो सीधे आपको आ जाता है एक्सप्लेनेशन। कई लोग इन मेल्स को भी इग्नोर कर देते हैं जो IT डिपार्टमेंट से आते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन अभी जो वेद जैन सर ने जो बात शुरू करी थी, सर बड़ा एक आम धारणा है, बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का कि बड़ी आम धारणा है कि साहब फर्जी बिल लगा दो, हाउसिंग रेंट फर्जी लगा दो, LTA में फर्जी बिल लगा दो, स्कूल फीस रसीद फर्जी दिखा दो। और ये तो थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन लोग ये भी कर देते हैं कि होम लोन भी फर्जी लगा देते हैं। ये जो इग्नोरेंस का अब तक जो प्रवृत्ति थी, ये खत्म करना कितना जरूरी होगा? नहीं किया तो क्या होगा सर? देखिए, इसका जो जवाब है बहुत सिंपल है। आपको अपनी इनकम टैक्स की करेक्ट इनकम रिपोर्ट करनी है। और इनकम करेक्ट करने रिपोर्ट करने का मतलब है आप वही डिडक्शन क्लेम करें जो आपकी बनती है, जो नहीं बनती। और आप उसको कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल या जिसे कहते हैं कोई ऐसी रसीद या पर्चा लेके क्लेम करने की कोशिश करते हैं रिफंड को, वो एक आपके लिए चैलेंज हो सकती है। क्योंकि अब इनकम टैक्स पे सारा डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज है, तो हर व्यक्ति का पूरा बायोडाटा एनालिसिस करने में डिपार्टमेंट को टाइम नहीं लगता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आज की डेट में चैरिटेबल ट्रस्ट को, मंदिर को, किसी को जो एग्जम्पशन 80 जो मिलती है उसके नाम की आप चंदा देते हैं तो छूट मिलती है। लेकिन अब बहुत से कभी कभी प्रथा बन जाती है कि भाई इसको कोई वेरीफाई नहीं करता, तो जब आप रिटर्न भरेंगे इमीडिएटली तो आपको पता लग जाएगा कि किन किन लोगों ने डोनेशन की रसीदें हैं जो क्लेम की है। और आज को डेट में जब आप क्लेम करेंगे तो आपको बताना है कि किस संस्था को दिया और उसका पैन नंबर क्या है। उससे मैच करके ये पता लग जाता है कि ये किस संस्था को दिया, और आपने जो दिया है वो संस्था की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, तो आपके केस में इमीडिएटली नोटिस आएगा कि जो आपने डोनेशन दिया इसकी वेरिफिकेशन कराइए और उसे बुला के पूछिए। अगर आपने उसमें फर्जी कोई काम किया तो इमीडिएटली वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह से पीछे कुछ केसेज आए थे कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन देने के बारे में भी लोगों ने बहुत सारे रिफंड क्लेम करने की कोशिश की, वो पता लगा वो भी इसमें ठीक नहीं थे, वो जेन्युइन नहीं थे, वहाँ चैलेंज आ गया। इसी तरह से एक डिडक्शन एम्प्लॉयर देता है कि अगर आपको कोई हाउस रेंट मिलता है तो आप एक्चुअल रेंट पे करते हैं तो उसकी एक डिडक्शन मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो हाउस रेंट अलाउ नहीं देते तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से या किसी और के नाम से आपने दिखा दिया कि मैं उसको रेंट देता हूँ, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन करना भी अब डिपार्टमेंट के लिए बहुत ईजी हो गया है। वो इमीडिएटली दोनों को मिसमैच पकड़ लेगा, लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, उसको कर देगा।
इसी तरह से और भी, जैसे आपने कहा एलटीसी के जो क्लेम करने की बात हो रही है, वो डिडक्शन क्लेम करने की बात हो गई है, एक यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, एक आपको हेल्पर अलाउंस मिलता है। ये सारे खर्चे आपको अलाउंस तब मिलते हैं जो आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपका हेल्पर नहीं है और आपने डिडक्शन क्लेम की, तो आपको मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अब जिन लोगों ने भी हेल्पर अलाउंस क्लेम किया हुआ है, वो सारी इनकम टैक्स वाला वेरिफिकेशन कर लेगा और कंप्यूटर लगा के ये देख लेगा कि ये अलाउंस आपका नहीं बनता है। तो ये मेरी एक सलाह होगी कि जब इस साल के आप रिटर्न भर रहे हैं, तो आप ये ध्यान करें कि आप कोई भी ऐसी एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम नहीं करें जो जेन्युइन नहीं है, जो आपने एक्चुअल में नहीं की है। कभी कभी मन ऐसा करता है टैक्स बचाने के लिए, कभी कभी सलाह भी आ जाती है कि आपका रिफंड बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये मान के चलिए अब इनकम टैक्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इतने क्लेम रिफंड के होंगे, ये सारे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होंगे। और उसमें एक बार आप वेरिफिकेशन के गलत साबित हो गई तो आपको बाकी की चीज़ों के अलावा 200% की पेनल्टी लग सकती है। तो ये स्वाभाविक है कि जब आप रिटर्न भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट इनकम का डिटर्मिनेशन करें और साथ साथ ये इंश्योर करें कि कोई गलत एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट पर आप 10% 15% टैक्स बचाने के चक्कर में 200% की पेनल्टी ना खा ले, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। उसके लिए आपको बिल्कुल सही सच इंफॉर्मेशन देनी है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील सर, जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे हैं कि बचना बड़ा मुश्किल है और अभी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे लालच, छोटे मोटे टैक्स बचाने के चक्कर में जो लोग बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, अब उनके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। कई मर्तबा हम ये देखते हैं कि एक प्रवृत्ति ये भी है कि कोई अगर एक्सप्लेनेशन आ गया आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से थ्रू मेल या वाया किसी भी रूप में, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए दीपक जी, आजकल सारे कम्युनिकेशन आपके मेल पर आ रहे हैं, आपको एसएमएस आ रहा है, या आप बीच बीच में अपना लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है आपसे या कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो आप उसको तुरंत रिप्लाई कीजिए। अगर आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और जैसे विशेषकर बहुत जगह हमने देखा है कि आपने कोई गलती कर दी रिटर्न भरने में, तो वो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है, डिफेक्टिव रिटर्न, और वहाँ से मैसेज आता है कि आपकी रिटर्न फाउंड डिफेक्टिव हुई है। तो अगर आपने उसको ठीक नहीं किया 15 दिन में डिफेक्ट हो, तो दीपक जी ये माना जाता है कि वो रिटर्न आपने कभी फाइल ही नहीं की है, उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। तो ऐसी गलतियां लोग करते हैं। दूसरा, आपको नोटिस आया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है डिपार्टमेंट ने, आपने नहीं दी है। मान लीजिए 142(1) का नोटिस आपको आ गया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, आपकी कोई स्क्रूटनी होनी है, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो डिपार्टमेंट के पास में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आईटीओ के पास में जो इन्फॉर्मेशन होगी, उस पर आपकी बेस्ट जजमेंट कर देंगे और आपको टैक्स और पेनल्टी भी लगा देंगे। तो इसलिए कोई भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आता है तो आपको उस पर ध्यान रखना है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो जैन साहब ने कहा, बहुत सारे लोग तो जानबूझ के गलती करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अनजाने में गलती कर देते हैं, उनको कानून की समझ नहीं होती है। मसलन आपको मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर अपने पेरेंट्स का मिलता है कि अगर आपके पेरेंट्स का मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं हुआ है तो आपको 50,000 रुपये का एक्सपेंडिचर मिल जाता है, लेकिन शर्त है कि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए उनका। अब बहुत सारे लोग मेडिकल छोटा सा होता है तो एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते हैं। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप अपने पेरेंट्स का क्लेम नहीं कर सकते, अपने बच्चों का, वाइफ का क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए। ये आपने बड़ी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप रिप्लाई नहीं करते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और कुछ दिनों पहले सीबीडीटी ने, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की थी कि अगर आप हमारी क्वेरी का रिप्लाई नहीं करते हैं तो पिक कर लिया जाएगा आपको फुल स्क्रूटनी के लिए। तो पता चला कि छोटी मोटी क्वेरी है जिसका आप आसानी से उत्तर भी दे सकते हैं, आपने उसको इग्नोर कर दिया, अब आप फुल स्क्रूटनी में आएंगे। फुल स्क्रूटनी में आने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा स्कैनिंग होगी और फिर आप देते रहिए जवाब, और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपको दंड का भी उसमें प्रावधान है। लेकिन वेद जैन सर, इस तरह की जब आपके पास क्वेरीज आती हैं या आपको उत्तर देने के लिए कहा जाता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे कर लेना चाहिए सर, या किसी एक्सपर्ट की राय, सीए की राय लेनी चाहिए जवाब देने से पहले? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, पहले तो ये कम्युनिकेशन मिलना जरूरी है, तो इसलिए रिटर्न भरते समय अपने पर्टिकुलर बिल को ध्यान से दें। ईमेल आईडी, अपनी मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और जो आधार और पैन नंबर बहुत करेक्टली भरें। लेकिन आपका सवाल कि आपका पास ये आती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए इसमें साधारणतः अगर वो क्वेरी बहुत साधारण है
और आप समझते हैं कि आपके पास उसका जवाब है और आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे सिंपल इन वेरिफिकेशन के लिए आती है कि भाई जैसे आपसे पूछा गया कि भाई आपने ये निवेश किया है शेयर में या ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको बताइए इसका सोर्स क्या है। अगर आप समझते हैं कि आप उसका जवाब भेज सकते हैं तो ठीक है, लेकिन साधारणतः क्योंकि जब ये क्वेरी आती है तो कुछ ना कुछ आपकी रिटर्न से कोई ना कोई पॉइंट उठा होता है, मिसमैच होता है, AIS से मिसमैच होगा या 26A से मिसमैच होगा, तभी ऐसे लेटर आते हैं। क्योंकि साधारणतः इनकम टैक्स वैसे लेटर नहीं भेजता क्वेरी वेरिफिकेशन के लिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको किसी न किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाना पड़ेगा, उनको समझाना बताना पड़ेगा कि ऐसी क्वेरी आई है, और वो उसको समझ पाएंगे कि ये क्वेरी क्यों ओरिजिनेट हुई है और आपने जो रिटर्न भरी है और जो इन्फॉर्मेशन आपकी आई है उसमें मिसमैच कहाँ हो रहा है, और फिर उसका वो टेक्निकल रिप्लाई दे सकते हैं कि इसमें क्या कारण है। और अगर ऐसी क्वेरी आने के बाद आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है, तो आज की डेट में एक रिटर्न अपडेट करने का भी तरीका होता है, तो जिसमें एडमिट करके अपडेट कर लेना चाहिए। लेकिन ये मान के चलिए जवाब आपको ज़रूर देना है, क्योंकि अब ये फेसलेस है सारा। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं चाहता कि आपको बुलाया जाए, तो आपका सारा कम्युनिकेशन ईमेल से या उसके थ्रू SMS के थ्रू करते हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो भेजें उसको जवाब दें, और जवाब को समय पे दें। जितने आज की डेट में क्वेरी आती है उसको उसमें लिखा होता है कि आपका रिप्लाई इस समय से इस समय तक आ जाना चाहिए, आप उसमें दीजिए। अगर आपको कोई कारणवश नहीं दे सकते तो आप उसमें एडजॉर्नमेंट मांगिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा टाइम एक्सटेंड करे जाइएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है दोनों तरफ से कि जब लेटर आए उसका जवाब दिया जाए, और जो जवाब दिया जाएगा तो असेसिंग ऑफिसर, जो भी आपका जो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है, वो उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, और जवाब देते समय जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छी तरह से समझे, उसको पूरी तरह से जवाब दें, साइड स्लिप जवाब देने की कोशिश ना करें, और उसके साथ में जो भी आपके पास एविडेंसीज हैं जो उसको आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए हैं, वो भी जरूर लगाएं। ये ना मत सोचें कि भाई नहीं मैंने 2 लाइनें लिख दी काफ़ी होगा। सामने वाला असेसिंग ऑफिसर फेसलेस है, उसकी तसल्ली होनी चाहिए कि आपका जवाब पूरा आ गया और आपने पूरे इसके साथ जो एविडेंस है अपने क्लेम के बारे में सारे स्पष्टीकरण दे दिए हैं। ऑलराइट सर, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सुनील सर, जाते जाते संक्षेप में, कई लोगों का इनकम टैक्स हमेशा की तरह डिले हो जाएगा, भरना भूल जाएंगे, छूट जाएगा, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? डेट जाने के बाद उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कोशिश कीजिए कि 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की 31 जुलाई तक, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक 5,000 रुपये की पेनल्टी तो लगी जाएगी, बशर्ते आपकी इनकम 5 लाख से अगर कम है तो 1,000, वरना 5,000 की पेनल्टी है। दूसरा नुकसान, जो आपकी ब्याज की 234A का जो ब्याज है, सरकार आपसे चार्ज करना शुरू कर देगी 31 जुलाई के बाद। और तीसरा नुकसान जो लोग समझते हैं और नहीं समझते हैं या नहीं समझ पाते हैं, टेक्निकल है, कि आपका जो लॉस है, जो आपके लॉसेज हैं, वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और विशेषकर सैलरी एम्प्लॉय के केस में हमने देखा है कि उनका हाउसिंग लोन होता है और एडजस्टमेंट 2 लाख की मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। बाकी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो अगले 8 सालों में एडजस्ट होता है। लेकिन अगर आपने रिटर्न को किया तो बिलेटेड रिटर्न में तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको लॉस भी नहीं मिलता है, दूसरे लॉसेज आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न टाइम पर भरिए, सही कैलकुलेशन कीजिए, फर्जी डिडक्शंस क्लेम ना कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो आपने कहा था कि डाटा बहुत आ रहा है, डाटा खाली आ नहीं रहा, उसकी माइनिंग हो रही है। उस माइनिंग करके एक इन्फॉर्मेशन, एक एविडेंस निकाला जा रहा है, और फिर सरकार पूरा प्रयास करती है कि आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाए। एब्सोल्युटली, तो बचने की कोई विंडो है नहीं। और हमारी सलाह ये, जैसा सर कह रहे हैं, कि जो इंटेंशनली विलफुली करते हैं उनके लिए तो देखिए अब क्या ही कहा जाए, उनको तो सलाह आप दें न दें, उनके लिए सिर्फ इतना ही हो सकता है कि चेतावनी जो सरकार भी देती है, हम भी सलाह दे सकते हैं। लेकिन कई लोग जो गलती से ये कर देते हैं, इग्नोरेंस में कर देते हैं, उनके लिए बड़ा ये ज़रूरी है समझना कि उनकी ये छोटी छोटी गलतियाँ कितना इंपॉर्टेंट होती हैं और आगे कितनी बड़ी मुश्किलें बन जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त निकाला आपने। वेद जैन सर, थैंक यू सो मच। सुनील गर्ग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।